अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम हसीब है एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेजेंटेशन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर एंड दिस इज द पार्ट टू ऑफ इट। पिछला जो ट्यूसडे था उसमें वी कवर्ड पार्ट वन, जिसमें वी फोकस्ड मोर ऑन ग्राफ्स एंड डेटा। उसकी हमने कुछ एक्टिविटीज देखी थी, उसकी प्रेजेंटेशन भी आज इसके साथ ही अपलोड हो जाएगी ग्रुप के ऊपर। ठीक है ना? तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास में वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन कैलकुलेशंस वाइज। ठीक है, हम लोग जरा मीन मीडियन मोड पे ज्यादा फोकस करेंगे। विल सी सम एक्टिविटीज विच विल बी रेलेवेंट टू दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है, मेरी वॉइस विजिबल है, मेरी वीडियो मेरी स्क्रीन सब नजर आ रहा है, तो प्लीज एक दफा मुझे चैट में बता दें। कैन यू ऑल हेयर मी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, ठीक है। सो शुरू करते हैं इसको। आई होप कि किसी की कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप लोग जो है फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्व्स, या फिर आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने सवालों को या अपने आंसर्स को दे सकते हैं। एज यू ऑल नो कि मैं जो हूँ थोड़ी सी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। मैंने कुछ ऐसे सवाल डाले हुए होते हैं विच आई एक्सपेक्ट द टीचर्स टू सॉल्व इन द क्लास। तो अगेन इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी कुछ सवालात हैं जो कि हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एंड आई वुड अर्ज यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम लोग, जैसे मैंने बताया, वी विल बी फोकसिंग ऑन कैलकुलेशंस वाइज। तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मीन मीडियन मोड, सारी जो सेंट्रल लिमिट टेंडेंसी होती है वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो हम देख लेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनती है, और मीन मीडियन मोड कैसे निकलता है, इसके रेलेवेंट कौन सी आप क्लासरूम्स में एक्टिविटी करवा सकते हैं जो कि बच्चों को इनफैक्ट इसके लिए प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज दी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये होता क्या है बेसिकली? एक सेकंड में। ओके, सो ये होता क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? बेसिकली इसमें इट आइडेंटिफाइज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। बेसिकली अगर आप डेटा का मीन मीडियन मोड वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास तीन चार चीजें आती हैं विच इज लाइक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ रिजल्ट अपेयर्स इन द डेटा सेट। मतलब एक डेटा सेट है, उसमें हो सकता है वन काफी दफा आ रहा हो, टू काफी दफा आ रहा हो, तो वो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग, इट इज अकरिंग, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी, राइट? सिमिलरली मोड क्या होता है? मोड रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिजल्ट विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फाइव मेरे डेटा में सबसे ज्यादा दफा है तो ऑब्वियसली वो मोड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक केस है मेरे सामने जो मैंने प्रेजेंट करा हुआ है यहाँ पे। एक बेसिकली एक बच्चा है हसन, उसने अपनी क्लासरूम में एक पोल करवाया है। ठीक है, हसन आस्क 15 ऑफ हिज फ्रेंड्स व्हाट देयर फेवरेट कलर इज। सो हियर आर द 15 रिस्पॉन्सेज ही गॉट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट ब्लूज के भी ऑप्शंस हैं। ब्लू तीन है मेरे पास, आई हैव फोर येलोज, टू ग्रीन्स एंड सिक्स पिंक्स, राइट? तो अगर मैं इसको एक टेबल में जाके प्रेजेंट करूं इस डेटा को, तो वो बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाएगा। सो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स इन अ डेटा, राइट? तो जैसे आपको नजर आ रहा है, ऑन द फर्स्ट कॉलम वी हैव द कलर्स एंड ऑन द नेक्स्ट कॉलम वी हैव द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, या इन अदर वर्ड्स द फ्रीक्वेंसी, या इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ टाइम इट इज अकरिंग द कलर। तो अगर आपने जैसे पीछे भी देखा डेटा के अंदर, इट वाज के पिंक जो है सिक्स दफा आई थी, ग्रीन जो है वो टू दफा रिपीट हुआ था, ब्लू भी थ्री दफा, येलो फोर टाइम्स। तो अगेन दैट इज बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब सवाल यहाँ पे आता है, अगर आप लोग में से कोई बताना चाहे कि व्हाट कलर इज द मोड, इस पूरी टेबल में कलर मोड वाला कलर कौन सा होगा? एज वी टोल्ड कि यार मोड जो होता है वो बेसिकली एक कलर होता है, जो सबसे नंबर होते हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होता है, करेक्ट? चैट बॉक्स में मेरे पास आंसर हो रहे हैं, यस पिंक, बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर सही है। एज यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर, आपका जो मोड है दैट इज पिंक इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है ना? बिकॉज ऑब्वियसली इट अपेयर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम्स। आगे चलते हैं। अब ये केस है मेरे पास, एक एग्जांपल है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको ट्राई करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? अ ग्रेड सिक्स क्लास हैज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्कोर्स इन अ क्विज। ठीक है, ये क्विज के स्कोर्स हैं मेरे पास। आई नीड टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी टेबल आउट ऑफ इट। ये डेटा मुझे दिया हुआ है स्कोर्स का, इससे मैं मुझे एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि एवरी स्कोर की क्या क्या फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला मेरे पास स्कोर मुझे नजर आ रहा है दैट इज टू, करेक्ट? फिर उसके बाद मुझे फाइव नजर आ रहा है, देन उसके बाद मुझे सेवन नजर आ रहा है, एंड देन आई हैव 12, 13 एंड 14। तो एज आई कैन सी कि यार टू की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये एक दफा, दो दफा, तीन दफा,
so 3 times 2 is occurring, right? Then 5 की 1 2 3, so 5 is also occurring 3 times. So इसको अगर मैं पूरे टेबल को एक साथ एक एक दफा करके सॉल्व करूंगा, तो ये मेरे पास डेटा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इफ यू सी ओवर हियर. So I have presented the scores and I have represented the frequencies of each score, if you can see over here. Correct? अब जो मोड होगा वो क्या होगा, अगेन जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि यार जो 2 और 5 के स्कोर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज द मोड. करेक्ट. एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली टोटल जो है वो 12 के बराबर हो जाएगा. सो सवाल दूसरा क्या था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली इन द क्लास. तो ऑब्वियसली इनका टोटल करा मैंने, तो दैट्स व्हाई आई गॉट 12 के बराबर. ठीक है. सो दैट इज द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो ये एक छोटा सा केस था. आई होप के बात यहाँ तक क्लियर है. कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. आगे चलते हैं. तो इसके बाद हमारे पास दो और चीजें आती हैं. टू मेजर्स ऑफ सेंटर कैन बी यूज टू मेजर न्यूमेरिकल डेटा, विच इज बेसिकली मीन एंड मीडियन. ठीक है ना. सो मीन क्या होता है? मीन बेसिकली एवरेज होता है ऑफ ऑल द डेटा सेट डेटा वैल्यूज, मतलब जो भी नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालूंगा वो मीन कहलाएगा. मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मोस्ट मिडिल वैल्यू. अब ये डिफरेंशिएट करता है. कभी हो सकता है कि आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, कभी आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो उसमें मीडियन निकालने का तरीका डिफरेंट होता है, राइट? ये वी बिलीव कि आप ये सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लास में पढ़ाते होंगे. बस एक मैं जो है रिविजन करवा रहा हूँ, और फिर आगे जो है हम लोग क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर आएंगे. ठीक है. सो ये हो गया मीडियम विच इज द मोस्ट मिडिल वैल्यू. सो एक एग्जांपल है मेरे पास कि भाई फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट, जैसे जिसमें कि मेरे पास 8 3 4 9 एंड 6 ये 5 नंबर्स हैं मेरे पास. इनका मुझे मीन निकालना है. मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई? समेशन एक्स ओवर एन. समेशन ऑफ एक्स मतलब कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स. तो इस सब का अगर मैं सम कर दूं, 8 + 3 + 4 + 9 + 6, ये बराबर हो जाएगा 30 के. एंड 30 को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दूंगा, विच इज 5. तो मेरे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 6. सो दिस इज बेसिकली द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट विच इज इक्वल टू 6 एट द मोमेंट. ठीक है. फिर इसके बाद हम मीडियन भी निकाल सकते हैं. हमें मुझे पता है यार मेरा जो डेटा सेट है वो है 8 3 4 9 6. तो पहले क्या करूंगा? पहले करने का तरीका ये है कि पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसको सॉर्ट करेंगे हम पहले कि यार सबसे छोटे से सबसे बड़े में इसको ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देंगे. जब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, फिर मैंने देखा कि यार जो मिडिल वैल्यू है दैट इज 6. तो इनफैक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस आपका जो मीन आ रहा है वो भी 6 है, और आपका जो मीडियन आ रहा है वो भी 6 के बराबर है. अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखिए. एक और सेट है मेरे पास, सेट बी, जिसके अंदर मेरे पास 6 टर्म्स हैं. इफ यू सी ओवर हियर आई हैव 6 टर्म्स इन दिस. तो इसको अगेन मैंने सॉर्ट करा इन असेंडिंग ऑर्डर. 3 जो है सबसे छोटा एंड 19 सबसे बड़ा, इन 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 एन ऑर्डर इसको मैंने लिख दिया. एंड देन आई नो कि यार जो मोस्ट मिडिल टर्म है दैट इज द मीडियन. अब यहाँ पे तो दो मिडिल टर्म्स हैं, तो इनका जो है मैं एवरेज लूंगा 11 + 14/2. सो मीडियन मेरे पास आ जाएगा 12.5 के बराबर. ठीक है. आई होप के बात यहाँ तक क्लियर है. कोई आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है. अब यहाँ पे एक सवाल मैंने लगाया है. आई वुड अर्ज यू ऑल टू प्लीज सॉल्व दिस आउट. बट बिफोर एक हमारे पास ये भी स्लाइड है. एज यू कैन सी, जैसे मैंने पहले ही बताया, इफ ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर, सो मीडियन जो है वो मोस्ट मिडिल वैल्यू हो जाती है, जैसे यहाँ पे भी आप लोगों को नजर आ रहा है. लेकिन अगर इवन वैल्यूज हैं, तो इन दैट केस मीडियन जो है वो मिडिल टू वैल्यूज का एवरेज हो जाएगा. करेक्ट. तो अब आगे चलते हैं. अभी एक सवाल है मेरे पास. आई वुड अर्ज यू ऑल टू सॉल्व दिस आउट. आप लोग को मैं 1 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से टाइम लेके सोच के मुझे बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका आंसर क्या होगा. सवाल ये है, मैं बता देता हूँ एक दफा. इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 30, मतलब एक साथ जो नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6, these are consecutive numbers, right? So if the average of 5 of these consecutive numbers is 13, then what is the average of the first 4 of these numbers? 5 का जब कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज 13 है, तो इनमें से जो पहले के 4 हैं उनका एवरेज क्या होगा? सवाल ये है. तो आप लोग 1 मिनट लें और मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोग के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा. ऑब्वियसली मैं इसको, यस आई विल एक्सप्लेन इट, बट आप लोग पहले ट्राई कर लें 1 मिनट, एंड देन मैं बताता हूँ. इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्व्स. आप अनम्यूट करके भी आंसर बता सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स एज वेल.
सवाल रिपीट मैं कर देता हूँ बिल्कुल। सवाल कह रहा है कि भाई पांच कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं एक साथ जो होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे 2 3 4 5 6, वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट। उनका जो एवरेज है वो 13 के बराबर है। सवाल ये पूछ रहा है कि यार ये पांच नंबर्स का तो एवरेज चलो 13 हो गया, लेकिन इनमें जो पहले के चार नंबर हैं उनका एवरेज क्या है, ये सवाल है। सो किसी ने ट्राई करा? अगर किसी ने ट्राई करा तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आप लोग को बताता हूँ इसका आंसर कैसा आएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई। अब हम शुरू करते हैं इसको, एवरेज कैसे निकालनी है इन चार पांच नंबर्स की। अब देखिए, मुझे तो देखिए पता ही नहीं है कौन सा नंबर है ये। व्हाट इज द इफ द एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 13। अब ये कौन सा पांच कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, आई डोंट नो दैट, राइट। सो इसमें पहला जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली एक्स होगा, करेक्ट। पहला नंबर एक्स है तो इसके जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो इससे एक बड़ा होगा इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स। इट मींस कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा x+1, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार x की वैल्यू 2 है। आई डोंट नो द आंसर, बट एक अजम्पशन ले रहा हूं मैं। तो अगर इसका जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है वो ऑब्वियसली 3 होगा, राइट। सो 2 में 1 ऐड करूं तभी तो 3 आ रहा है। तो x+1 करा तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आ गया, फिर 3 में एक और ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो ये 4 कैसे आया? बेसिकली उसी x में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो ये x+2 हो गया, राइट। तो एक एक करके जब मैं ऐड करता रहूंगा नंबर्स को, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाएंगे, राइट। तो ये x+3 हो जाएगा इसके बाद वाला नंबर, और फिर x+4 हो जाएगा। तो ये पांच कंसेक्यूटिव नंबर्स मेरे पास आ गए, जो सबसे छोटा है जिसमें x है, और उसके बाद एक एक ऐड करता रहूंगा तो मेरे पास उसके कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक बात आप लोग को समझ आ रही है, राइट। अब हम जरा देख लेते हैं कि इन पांच नंबर्स की एवरेज 13 के बराबर है। तो नाउ वील हैव टू फाइंड कि भाई ये कौन सा नंबर है x। तो लेट्स फाइंड द एवरेज, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टोटल सम ऑफ x अपॉन n, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसकी जरा एवरेज मैं निकाल देता हूँ, आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म इज ऑब्वियसली x, सेकेंड टर्म इज x+1। एवरेज कैसे निकलती है? समेशन ऑफ x ओवर n, मतलब सम कर दूंगा सारी टर्म्स का। x प्लस x+1 which is the second term, plus x+2 which is the third term, plus x+3 which is the fourth term, and plus x+4 which is the fifth term। ये पांच टर्म्स मेरे पास आ गई हैं। आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज राइट नाउ, आई एम फाइंडिंग इट आउट। ठीक है, इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? नंबर ऑफ टर्म्स से। आई नो द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑब्वियसली 5 ओवर हियर, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया। अब ये किसके बराबर आना चाहिए? सवाल में लिखा हुआ है ये 13 के बराबर है। इफ द एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 13, सो दिस इज इक्वल टू 13 ओवर हियर, करेक्ट। अच्छा जी, अब जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये पांच दफा x है, तो 5x प्लस 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, राइट। तो ये 5x प्लस 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 13, करेक्ट। तो ये इस तरीके से जब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड करके, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो बराबर आ जाएगी 11 के। ओके, आप लोग चाहें तो आप लोग खुद भी ट्राई करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब ये सवाल का आंसर नहीं है। बेसिकली अब ये क्या निकला है, ये सवाल, ये पहला पार्ट का आंसर निकला है। इफ द एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 13, इसका मतलब है कि जो पहला नंबर है वो 11 है, ठीक है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है। अब सवाल ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फोर ऑफ दीज नंबर्स, मतलब कि पहले के चार नंबर्स का एवरेज निकाल के दो। तो ऑब्वियसली x जब 11 है तो x+1 क्या होगा, वो 12 हो जाएगा। फिर x+2 क्या है, वो 13 हो जाएगा। x+4 क्या है, वो 14 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये पहले के चार नंबर हो गए मेरे। तो 11 + 12 + 13 + 14, ऑब्वियसली यू डिवाइड दैट बाय 4, बिकॉज उसने सवाल ने मुझे बोला है कि एवरेज ऑफ फोर फर्स्ट फोर नंबर्स निकाल दो। एंड जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको न्यूमरेटर को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 50। 50/4 विल गिव यू 12.5। तो बेसिकली दिस इज हाउ आई गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा। इसने बोला था कि यार पांच कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनकी एवरेज 13 के बराबर होती है। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक साथ जो आ रहे हैं, 12 2 3 4 5 6, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसने मुझे बोला कि यार ये इन पहले चार की मुझे एवरेज निकाल के दें इन पांच में से, तो वो बेसिकली 12.5 के बराबर आ रही है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को ये आंसर, ये सवाल समझ में आया है जो मैंने यहाँ पे वर्किंग वगैरह करी है, और शुड आई रिपीट इट?
You can write it on the chat box. You can unmute yourself as well. Is this clear? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो ऑब्वियसली मकसद क्या है सवाल सॉल्व कराने का? ऑब्वियसली आप चाहें तो आप लोग क्लासरूम्स में भी करवा सकते हैं ऐसे सवाल सॉल्व, या तो आप लोग जस्ट फॉर योर रिफ्रेशर एज वेल ऐसे ही मैंने लगा दिए थे सवाल। एक और सवाल हम आगे देखेंगे, इसका मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है, इफ यू वांट कभी बाद में तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है? लेट्स मूव ऑन। अब एक और मेरे पास सवाल है। सवाल क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, ऑब्वियसली तभी मैंने डाला है सवाल को। सेम पिछले वाले तरीके से नहीं होगा ये, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं होगा क्या इसमें। इन 5 मैचेस द एवरेज स्कोर ऑफ बाबर आजम इज 40 रन, ठीक है? 5 मैच उसने खेले, उसका एवरेज आ गया 40 रन के बराबर। इन 6 मैचेस हिज एवरेज इंक्रीज टू 50 रन, मतलब कि इसने अगले दो जो मैच खेले होंगे उसमें इसने कुछ XYZ रन बनाए होंगे जो मुझे नहीं पता। उन रन्स के बाद इसका एवरेज बढ़ के 40 से 50 हो गया, ठीक है? सवाल ये कह रहा है कि व्हाट वाज हिज स्कोर इन द 6th मैच टू मेक हिज एवरेज 50, ठीक है? यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे जो है वो 60 नहीं आएगा, यहाँ पे जो है वो 50 आएगा। या यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है? सो सवाल आप लोगों के सामने है, आप लोग 1 मिनट लें एंड ट्राई करके मुझे बताएं व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका आंसर क्या होगा। दिस इज 50। ओके, सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। सवाल कह रहा है कि 5 मैचों में बाबर आजम ने जो भी रन बनाए उनमें उसकी एवरेज आए 40 रन, ठीक है? जब उसने 6 मैचेस खेल लिए तो उसकी एवरेज 50 रन की हो गई। 6th मैच में उसने क्या स्कोर बनाया होगा कि उसकी एवरेज 10 रन से बढ़ चुकी है? ये सवाल है, ठीक है? तो आप लोग ट्राई करें इसको। मैं 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, 1-2 मिनट आप लोग लें, आराम से सोच के मुझे बताएं व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस आउट। मैं आप लोगों को समझाता हूँ जरा ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे एक बंदे ने बोला है ऑन चैट। सवाल ये था कि 5 मैचों में एक प्लेयर है बाबर आजम, उन्होंने स्कोर बनाया 40 रन का, ठीक है? जब उन्होंने 6 मैचेस खेल लिए तो उनका स्कोर बढ़ के 50 रन हो गया। तो 6 मैच में उन्होंने कितने रन बनाए होंगे, सवाल ये है। मिस समिया ने मुझे आंसर दिया है, तो मिस समिया आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं कि आपका आंसर कैसे आ रहा है? आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है। आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर। 40 रन उसने बनाए थे 5 मैचेस में। तो 5 मैचेस मतलब एक्स सपोज कर लेते हैं, हमारे टोटल रन जो है वो एक्स है। तो 40 को एक्स ऑन 5 = 40 होना चाहिए। सही तो है, 40 को 5 से करते हैं तो 200 हो जाता है। सही सेम है। वे में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 300 आता है। दोनों को माइनस कर दूंगी तो मेरा जो लास्ट मैच उसने खेला है उसके रन आता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यही जो है सवाल डिफरेंट तरीकों से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सवाल कह सकते हैं कि टेस्ट स्कोर्स में एवरेज क्या आ रही है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अब इसका तरीका आपने जो मुझे बताया वो बिल्कुल सही है, बट एक मैं आसान तरीका भी लाया हूँ। ऑब्वियसली सवाल कराने का मकसद ये है कि मैं आप लोग को कुछ स्पेशल तरीके बता रहा हूँ, राइट? तो इसका तरीका जो है वो एक लॉन्च मेथड कहलाता है। क्या मेथड? लॉन्च मेथड। लॉन्च मेथड क्या होता है? लॉन्च की स्पेलिंग क्या होती है? LAUNCH ऑब्वियसली, बट यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट स्पेलिंग है। मैं समझाता हूँ इस तरीके में हो क्या रहा है। द लॉन्च मेथड, ठीक है? इसमें होगा क्या, ये जो एल है, एल का मतलब है द लास्ट स्कोर, ओके? एल इज द लास्ट स्कोर। ओ क्या है? ओ इज द ओल्ड एवरेज,
वो जो ओल्ड एवरेज थी बाबर आजम की, एज द क्वेश्चन टेल्स अस इट वाज 40। ठीक है। एन क्या है? एन ऑब्वियसली द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के कितने मैचेस हैं ऑब्वियसली। एंड सी एच इज बेसिकली द चेंज इन द एवरेज। ओके, चेंज इन एवरेज क्या आया? पहले उसकी 40 थी, अब उसकी 50 हो गई, तो ऑब्वियसली चेंज 10 का है ना, राइट? तो सवाल बेसिक सॉरी सवाल कह रहा हूँ, द फॉर्मूला इज बेसिकली द लॉन्च मेथड का ये, कि लास्ट स्कोर जो है उसका वो बराबर होता है उसकी ओल्ड एवरेज के प्लस एन टाइम्स द चेंज इन एवरेज। ठीक है। अभी आप लोगों को शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज पहली दफा ही बिल्कुल बता रहा हूँ। लेकिन जब एज यू कीप ऑन डूइंग दिस तो काफी आसान और काफी हैंडी सिचुएशन में आपके लिए आ जाता है। लास्ट स्कोर जो है दैट्स इक्वल टू द ओल्ड एवरेज प्लस n times the change in average। n क्या है? n is the number of observation, ch is the change in the average। ओके। अब जरा इस सवाल को हम अप्लाई कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। मुझे क्या पता चलता है? मुझे पता ये चलता है कि उसकी जो लास्ट स्कोर था वो मुझे बताना है, करेक्ट? सो क्वेश्चन ने पूछा कि उसका लास्ट स्कोर क्या है इन द सिक्स सिक्स गेम। मुझे पता है उसकी ओल्ड एवरेज जो थी वो 40 थी, करेक्ट? इसमें ऐड करूंगा क्या? इसमें ऐड करूंगा नंबर ऑफ गेम्स। ऑब्वियसली अभी उसने 6 गेम्स खेल लिए हैं, सवाल ने पूछा है 6 गेम्स के बाद उसकी क्या लास्ट स्कोर था। सो 6 इज n, यू मल्टीप्लाई दैट बाय द चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज क्या होगी? 40 से बढ़ के वो 50 हो गई है, करेक्ट? सवाल ने बोला है। सो चेंज इन एवरेज इज ऑब्वियसली ऑफ 10। तो इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट स्कोर का। अगर इसको सॉल्व करता हूँ क्या आएगा? 40 प्लस 6 टाइम्स 10, 6 टाइम्स 10 इज 60। तो 40 प्लस 60 ऑब्वियसली बराबर आ जाएगा 100 के। ठीक है। दिस इज बेसिकली द लॉन्च मेथड। इसको कराने का मकसद क्या है? इसको कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके थोड़े से कह लें कि टाइम बच जाता है। काफी तरीकों से आप इन इन माइंड ही आपकी कैलकुलेशन ये हो जाती है। तो मुझे बताएं कि आप लोग को ये सवाल समझ, ये चीज समझ आई है जो मैंने अभी अभी बताई है बिल्कुल। लॉन्च मेथड क्या है? एल इज द लास्ट स्कोर, ओ इज द ओल्ड एवरेज, एन इज द change in observations and ch is the change in number of observations and ch is the change in average। ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसके ऊपर सवाल के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यही आई वुड सजेस्ट कि ये फॉर्मूला आप लोग अपने पास कहीं लिख लें, एंड आई वुड सजेस्ट कि यही फॉर्मूला आप लोग इस सवाल के ऊपर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसी इसी स्पेसिफिक टाइप का, कि Ali's average score in 4 tests is 65. Okay, if he wants to raise his overall average by 5 points, what score must he get in the fifth test? पांचवें टेस्ट में इसका क्या स्कोर होना चाहिए कि इसकी जो एवरेज है वो 5 पॉइंट से बढ़ जाए? तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था? लास्ट स्कोर इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस एन टाइम्स चेंज इन एवरेज। लॉन्च। ओके। तो लास्ट स्कोर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ओल्ड एवरेज प्लस एन टाइम्स चेंज इन द एवरेज। ओके। सो अप्लाई कर लेते हैं ये सारी चीजें। मुझे पता है कि यार इसके 4 टेस्ट में स्कोर इसका 65 है, ठीक है। और जब इसने पांचवा, इसको जो है अपना टेस्ट एवरेज 5 से बढ़ा देना है। तो जब ये एक अगला टेस्ट देगा, पांच पांच टेस्ट जब इसके हो जाएंगे तो इसका जो एवरेज है वो 70 हो जाएगा, करेक्ट? या इन अदर वर्ड्स इसका जो चेंज है वो 5 का आ जाएगा। So what score must he guess in the fifth test? Last score मुझे बताना है। Last score is equals to the old average. Old average is 65 as the question tells us. 65 plus n times n कितने? N number of test. Obviously 5 है number of test over here. तो 5 times the change in average। इसको अपने कितने से चेंज हो रहा है? ये 65 से 70 आ गया, which means कि ये चेंज जो है ये 5 का हो गया, करेक्ट? तो 5 टाइम्स 5 ऑब्वियसली। सो लास्ट स्कोर मेरे पास क्या आ जाएगा? लास्ट स्कोर जो इसने आपने आखिरी टेस्ट में बनाया होगा वो हो जाएगा 65 + 25। दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 90। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड, अकॉर्डिंग टू द लॉन्च मेथड, काफी आसानी से काफी जल्दी से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अभी तो ऑब्वियसली मैं वर्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको, बट ये तो मेंटली आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, काफी आसान सी चीज है। ठीक है। तो मुझे बताएं क्या ये चीज क्लियर है? आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? This particular method of solving these types of questions, or should I explain it again? Yes, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन। आई होप कि बात क्लियर है। अगर कोई सवाल है किसी का तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नाउ लेट्स मूव ऑन
एक रिव्यू देख लेते हैं। हमने अभी तक देख लिया कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ रिजल्ट अपीयर्स इन द डेटा सेट। मोड क्या होता है? मोड वही नंबर होता है जिसकी सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुई हो, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हो। मीन क्या है? मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल डेटा सेट डेटा वैल्यूज, एंड मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक असाइनमेंट है जो कि आप लोग क्लासरूम में करवा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि आप लोग एक प्रोजेक्ट देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, एंड उनको बोलें कि यार अपने जो भी फ्रेंड्स हैं नेबरहुड में, या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे सबसे आप सर्वे लें, या क्लासमेट से सर्वे ले लें खाली। और आप उन सबसे पूछें कि यार उनका प्रेफर्ड स्पोर्ट क्या है, उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उनके पेट्स कौन से हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स डू दे टेक इन अ डे, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि व्हाट टीवी शोज डू दे वॉच। ठीक है, उस सब से डेटा आएगा। कुछ जब डेटा आ जाएगा उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में बना के प्रेजेंट करें। उसका मीन मीडियन मोड वगैरह जो भी निकल सकता है निकालें, एंड इनफैक्ट ड्रॉ देम ऑन अ बार चार्ट, पाई चार्ट, या वट। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट है जो कि आप लोग अपने स्टूडेंट से करवाएं। आई डिस्कस दिस इन द प्रीवियस सेशन एज वेल। लेट्स मूव ऑन नाउ। अब देखते हैं कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज विच इज द मोस्ट important agenda of this class. So let's jump on to some classroom engaging activities. ठीक है, these activities are designed for you teachers, ताकि आप लोग ये क्लासरूम्स में अपने स्टूडेंट्स को करवाएं। ठीक है, पहली क्या है? पहली है डाइस रोल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होगा? इसमें आप दो डाइस देंगे स्टूडेंट्स को। पहले तो आप ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बिठा दें, 4 या 5 स्टूडेंट्स को। आप उनको दो डाइस दें। उन दो डाइस को ऑब्वियसली वो रोल करेंगे 20 टाइम्स, एज मेंशन्ड ओवर हियर एज वेल। दे विल रोल दीज डाइस 20 टाइम्स। ठीक है, 20 टाइम्स का मतलब ये कि अगर 4 स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट 5 दफा कर रहा है, या 5 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट 4 दफा कर रहा है। करेक्ट? तो वंस दे रोल इट 20 टाइम्स, व्हाट हैपेंस इज दैट उनके पास कुछ वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने रोल करा, मेरे पास आया 5, 5 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी इसका सम बन रहा है ऑब्वियसली वो 7 के बराबर है। करेक्ट? दो डाइस का सम जो है वो, इसका मतलब है कि 7 मेरे पास एक दफा आ गया है। हो सकता है किसी और स्टूडेंट ने भी रोल करा हो, उसके बाद भी कुछ तरीके से 7 आ गया। हो सकता है 3 + 4 से 7 आ गया हो। तो हमें देखना है कि यार 20 दफा डाई को रोल करने के बाद मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, उन सारी वैल्यूज को एज अ स्टूडेंट आई विल मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में उनके आंसर्स लिख देना है। ठीक है, उन सब वैल्यूज का मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट होगा। सही है? जब मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यार कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा अकर होती है इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये डाइस रोल एक्सपेरिमेंट है, काफी मजे का, क्योंकि हर स्टूडेंट को अपनी बारी में डाइस रोल करनी है और अपने खुद से मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है उन वैल्यूज का। ठीक है, और ऑब्वियसली जो रिजल्ट है वो एक फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर present होगा। Now if the teachers want, they can also ask the students to present the results in terms of bar chart, pie chart, या tallies, या whatever they think is better। ठीक है, एक्सटेंशन क्या है इसमें कि ये कर सकते हैं टीचर्स कि दे कैन कंबाइन द डेटा फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स इन वन लार्ज डेटा सेट। अगर क्लासरूम में लेट्स अज्यूम 40 बच्चे हैं तो बहुत सारा डेटा होगा, बिकॉज 40 × 20 टाइम्स, क्योंकि 20 दफा रोल हो रहा है। ठीक है, देन अगर 100 बच्चे हैं तो और ज्यादा हो जाएगा डेटा। तो ये पूरा जब डेटा एक्सेसिबल होगा पूरी क्लासरूम का, देन उससे जो मीन, मीडियन, मोड की कैलकुलेशंस आएंगी वो डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली। करेक्ट? एज कम्पेयर टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ओनली। तो एक ग्रुप का जो डेटा है मीन, मीडियन, मोड का, एज उसको कंपेयर करा जाएगा विद द इंटायर क्लासेस ग्रुप। ठीक है, इंटायर क्लास का जो मीन, मीडियन, मोड निकल रहा है, एंड देन उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि यार जब लार्ज डेटा सेट होता है, लाइक पूरी क्लास का डेटा सेट, how does it affect these statistical measures, how does it affect the values of mean, median, mode differently। ठीक है, तो काफी आसान सी एक्टिविटी है बट काफी एंगेजिंग है। स्टूडेंट्स को मजा आता है, डाइस रोल करेंगे, दे विल सी व्हाट वैल्यूज आर कमिंग। उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में, ग्राफ्स में करके वो एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन वी विल कंपेयर देयर ओन ग्रुप्स विद द इंटायर क्लासरूम। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जब यार छोटे डेटा सेट से जब बड़े डेटा सेट में हम जाते हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं मीन, मीडियन, मोड के अंदर। ठीक है ना? तो इज दिस एक्टिविटी क्लियर? इसमें किसी का कोई सवाल? इफ दिस इज क्लियर, आई विल मूव ऑन। अगर कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। क्लियर है तो बता दें, आई विल मूव ऑन। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इट्स बेटर कि आप लोग जो है
ग्रुप चैट में ही भेज दिया करें इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मी प्राइवेट मैसेज, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ही विजिबल होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट हो गया आपका डाइस रोल एक्सपेरिमेंट। अब इसकी एग्जांपल भी मैंने डाली है कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ए है, उसने 20 रोल्स करे हैं। तो 20 रोल्स जब मैंने करे डाइस के, तो मेरे पास ये आंसर्स आए हैं, पॉसिबल आंसर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 7 आ गया, 8 आ गया, ये सब ऐड, दोनों दोनों डाइस को ऐड करके आ रहे हैं। हर ग्रुप के पास 20 डाइस होंगे, नहीं, हर ग्रुप के पास 2 डाइस होंगी। ठीक है, वो 2 डाइस को 20 दफा रोल करा जाएगा, और फिर मेरे पास 20 डिफरेंट आंसर्स आएंगे। ठीक है मिस मारी, आई होप कि मैंने आपका आंसर क्लियर कर दिया है। हर ग्रुप के पास 20 डाइस नहीं होंगी, हर ग्रुप के पास 2 डाइस होंगी, और वी विल रोल देम 20 टाइम्स, सो वी विल गेट 20 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 आया है। अब 11 आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हो सकता है किसी का 6 + 5 आ गया हो, एक डाइस में 6, एक में 5। ठीक है, और इसके अलावा आपका 5 + 6 हो गया। ठीक है, बहुत सारे और भी डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ये अगेन 20 दफा रूल मैंने करा, आई फाइंड इट्स मीन, आई फाइंड इट्स मीडियन, आई फाइंड इट्स मोड, एंड देन इसको हम कंपेयर करेंगे विद द रिजल्ट ऑफ द एंटायर क्लासरूम। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है जो कि 5-6 बच्चों के अंदर क्लासरूम में हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरी एक्टिविटी आती है वो है स्टैटिस्टिक्स बिंगो की। इसमें क्या होगा, इसमें एक बेसिकली एक ऐसी वर्कशीट है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं राइट पे जो मैंने लगाई हुई है। इसमें आपने जो है, आइदर यू कैन गिव इट एज अ प्रिंट टू द स्टूडेंट्स, आप ये प्रिंट करवा के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं वर्कशीट। आइदर यू कैन गिव इट टू द स्टूडेंट्स कि यार आप लोग खुद बनाएं, स्टूडेंट्स इसको बैठ के खुद बनाएं वर्कशीट को। आप बस बोर्ड पे बना दें इसका टेम्पलेट के, यार इस तरीके के बॉक्सेस होने चाहिए, आप बोर्ड पे बना दें, या आप लोग प्रिंट करा के दे सकते हैं, दैट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें बता देता हूँ। ईच स्टूडेंट रिसीव्स अ वर्कशीट अटैच्ड हियर which the teachers will provide them after printing। as I told कि यार जरूरी नहीं है प्रिंट करें, आप चाहें तो बच्चों को बोल सकते हैं कि आप खुद इसको डिजाइन करें। ठीक है, हर बॉक्स का सवाल ऑलरेडी लिखा हुआ है, मीन ऑफ 10, मीडियन ऑफ 15। जब ये पूरी वर्कशीट हो जाएगी प्रिपेयर, फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि once each student has the worksheet ready, टीचर्स विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग देम विद द डेटा सेट्स। ठीक है, ये डेटा सेट्स यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है, आप लोग देख सकते हैं कि डेटा सेट 1 है, डेटा सेट 2 है, जिसमें कि कुछ नंबर्स हैं 65, 2, 5, 6, 6, 6, 8, 65, 11, 10, 12। तो ये कुछ डेटा सेट्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। इन डेटा सेट्स के थ्रू क्या होगा कि मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर्स आएंगे। ऐसे ही है, टीचर ने क्या करना है, आप एज अ टीचर यू विल प्रेजेंट दीज डेटा सेट्स टू द स्टूडेंट्स वन बाय वन, एक एक करके प्रेजेंट करना है पूरी क्लास को। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आगे 5 ग्रुप्स बैठे हैं, 5 ग्रुप्स में मैं सबसे पहले एज अ टीचर मैं प्रेजेंट कर दूंगा भाई पहला डेटा सेट। सबको पता चल गया, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पहला नंबर, पहला डेटा सेट में पहला नंबर है 12, 14, 13, 87, 80, 54, 32, ये सारे नंबर्स। ठीक है, जब ये डेटा सेट सबके पास आ गया है, अब इस डेटा सेट के थ्रू वो कैलकुलेट करेंगे इसका मीन, इसका मीडियन, इसका मोड। ठीक है, जब इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, अब फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो इसका भी पूरा मीन क्या है, वो ऑब्वियसली कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा एवरेज इसका। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले डेटा सेट का मीन मैंने निकाला और अज्यूम करते हैं कि आ गया 10 के बराबर। ठीक है, तो अब मैं इसका जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अमीन ऑफ 10, इसके मैं इसके आंसर के अंदर मैं लिख दूंगा कि यार ये जो है ये पर्टिकुलर बात कर रहे हैं डेटा सेट 1 की। ठीक है, तो बच्चा जो है वो आंसर लिख देगा इस वर्कशीट के अंदर यहाँ पे कि इट्स एक्चुअली एन आंसर ऑफ डेटा सेट 1। सही है, फिर सिमिलरली मैं आ गया दूसरे डेटा सेट के ऊपर एज अ टीचर। जब सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया, देन आई विल कम ऑन टू द सेकंड वर्कशीट, सेकंड डेटा सेट इनफैक्ट, विच इज दिस वन। सेकंड डेटा सेट दिखाऊंगा पूरे क्लासरूम में, हर स्टूडेंट को नजर आ रहा होगा कि यार ये मेरे पास नंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसका वो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करेगा बच्चा। जब वो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट हो गया एक ग्रुप का, अब मैं चेक करूंगा, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि इसका मीन डेटा सेट 2 का जो मीन है वो 64 आ गया, अज्यूम करते हैं, मुझे पता नहीं है बट अज्यूम करते हैं। तो अगर इसका डेटा सेट में 64 मीन आ रहा है, तो मैं बस यहाँ इस डब्बे में आके लिख दूंगा डेटा सेट 2। ठीक है, तो एक एक करके जो है यहाँ सारी वर्कशीट फिल आउट हो जाएगी बाय द नंबर ऑफ डेटा सेट्स। ठीक है, अब होगा ये कि जिस टीम ने भी सबसे पहले ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली, वो बेसिकली विनर होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ
टू इंश्योर इट मोर competitive, आप जो है एक टाइमर भी लगा सकते हैं कि यार इन 30 seconds आई वांट वन डेटा सेट टू बी completed। ठीक है, तो एक एक करके टीचर ये डेटा सेट स्टूडेंट्स को देगी, और उन डेटा सेट्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करेंगे। जिसके आंसर जिस डेटा सेट में प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर, वो आंसर लाइन में डेटा सेट वैल्यू लिख दी जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली टीचर को आंसर बताऊंगा, टीचर पहले जो है इसको वेरीफाई करेगी कि आंसर सही आए हैं नहीं आए, एंड देन ऑब्वियसली वो टीम जो है वो विनर कहलाई जाएगी। ठीक है, तो आई होप की बात यहाँ पे क्लियर है। यूजिंग दिस डेटा स्टूडेंट्स फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड्स एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी वो फाइंड करेंगे, एंड देन ऑब्वियसली पूरी वर्कशीट फिल आउट करेंगे, रोज कॉलम्स डायगनल्स एवरीथिंग। व्हेन इट इज फिल्ड आउट, सो फिर वो शाउट करेंगे बिंगो। बिंगो मीन्स कि यार वो पूरा कंप्लीट हो गया एंड इवेंचुअली दे विन। ठीक है, तो आई होप कि ये एक्टिविटी भी क्लियर है। इसमें क्या हुआ है मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक वर्कशीट है, आप लोग ने स्टूडेंट्स को प्रिंट करके देनी है। इफ यू डोंट वांट टू प्रिंट इट, यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक इट देमसेल्व्स। वर्कशीट का टेम्पलेट ऐसा ही होगा, यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हैं कि अ मीन ऑफ 10, सॉरी कुछ आंसर्स लिखे हैं, अ मीन ऑफ 10, अ रेंज ऑफ 16, अ मोड ऑफ 65। ठीक है, जब ये सब आंसर्स मेरे पास आ गए हैं, अब मैं सवाल दूंगा एक एक करके डेटा सेट्स दूंगा। एज अ टीचर आई विल फर्स्ट प्रेजेंट डेटा सेट 1, इसके कुछ नंबर्स हैं, इसका जो स्टूडेंट है वो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे इसका मीन आ रहा है, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि इसका मीन आता है 10 के बराबर, तो मैं इस पहली वर्कशीट के पहले बॉक्स में जो है जाके लिख दूंगा डेटा सेट 1। ठीक है, फिर हो सकता है इस थर्ड डेटा सेट का आंसर यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा सेट 2। ओके, तो डेटा सेट 2, डेटा सेट 3, इस तरीके से पूरी जब ये वर्कशीट फिल आउट हो जाएगी मेरी, तो वो जो टीम जो सबसे पहले कर लेगी इसको, इवेंचुअली इट विल बी द विनर। ओके, सो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, तरीका है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं। डेटा सेट 1 का जो मीन है वो 40 आ रहा है। ठीक है मिस, बिल्कुल आप सही कह रही होंगी, आई हैवंट कैलकुलेटेड इट। सो यहाँ पे जो आखिरी बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है, देखें, अ मीन ऑफ 40। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट दे विल राइट देयर आंसर ओवर हेयर, कि यहाँ पे जो है डेटा सेट 1 का आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व आउट हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट फॉर एवरी डेटा सेट दे विल कैलकुलेट मीन मीडियन मोड्स सेपरेटली। ओके, सो आई होप के बात क्लियर है। अगर किसी का कोई सवाल है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर तो मुझे बताएं, या कोई सजेशन है अगर आप लोग का कि यार ये और बेहतर हो सकती है, तो प्लीज लेट मी नो। मिस तैयबा, आपका सवाल है मीन मीडियन मोड की रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताएं। तो मैंने अभी इन इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन अभी हमने क्रिकेट स्कोर्स की बात करी है। इफ यू रेफर टू दी प्रीवियस प्रेजेंटेशन जो हमने ट्यूसडे को करी थी, उसमें हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखी थी ऑफ डेली लाइफ यूजेस ऑफ डेटा ऑफ मीन मीडियन मोड, ऑल दिस। So you can always refer back to that particular recording as well. Okay. So if anyone has any question in this particular activity, so please let me know. जल्दी से मुझे बता दें एंड देन आई विल मूव ऑन। ये वर्कशीट है, सॉल्व कर प्रिंट करके देनी है, प्रिंट नहीं करनी तो आप लोग ऐसे ही बना दें, स्टूडेंट्स को बोलें कि यार ये बनाओ। यू प्रेजेंट देम विद डेटा सेट्स वन बाय वन, एंड देन जो है स्टूडेंट्स जो है इसका मीन मीडियन मोड निकालेंगे, एंड देन दे विल राइट ऑन एवरी आंसर के कौन से डेटा सेट का आंसर है। ठीक है, एंड द वन हु इज डन इट द फर्स्ट, जो सबसे जल्दी इसको कर लेगा, ऑब्वियसली वो इसका विनर कहलाया जाएगा। ठीक है, ये डेटा सेट बिंगो की वर्कशीट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, विच इज फ्लिप एंड मैच। फ्लिप एंड मैच के अंदर क्या होता है कि यार ये एक मैंने जो है ना बहुत सारे आपके सामने फ्लैश कार्ड्स बना दिए हैं। ठीक है, ये जैसे मीन है, मीन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स। ठीक है, तो ये मीन की डेफिनेशन हो गई, मोड की डेफिनेशन हो गई, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन हो गई, ये सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। आई थिंक इस देश में कोई एरर है, वो मैं सही कर दूंगा बाद में। बस यस, ये एक ओवरऑल टेम्पलेट है जो कि आप लोग को कट आउट करके जो है एक फ्लैश कार्ड्स के तरीके से बना देना है। ठीक है, टीचर्स प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद दीज फ्लैश कार्ड्स अपसाइड डाउन। ये अपसाइड डाउन करके आप स्टूडेंट्स के सामने फ्लैश कार्ड्स रख देंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर लेट्स अज्यूम क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो आप दो दो की टीम्स बनाते हैं, एंड एवरी टीम गेट्स अ सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स। सिमिलरली अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप तीन की टीम्स बना दें, एवरी टीम गेट्स अ सेट ऑफ दीज फ्लैश कार्ड्स। ओके, तो ये हर टीम के पास इस तरीके से कुछ फ्लैश कार्ड्स आएंगे,
और ये कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं? बेसिकली ये यही वाले फ्लैश कार्ड्स हैं जो यहाँ पे ये पारे लिखे हुए हैं। ये ऑब्वियसली आप कट आउट कट पीस करके फ्लैश कार्ड्स इसके बना सकते हैं। तो ये फ्लैश कार्ड्स बना दिए टीचर्स ने। देर आर 3 टीम्स इन द क्लास, इफ वी आर अज्यूमिंग इन द क्लास देर आर 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स हैं, 3 टीम्स हैं। एवरी टीम हैज अ सेट ऑफ देयर ओन फ्लैश कार्ड्स। ओके, करना ये है, करना क्या है इसमें मैं बता देता हूँ जरा। ईच टर्न द स्टूडेंट फ्लिप्स 2 कार्ड्स। एक बच्चा आएगा, वो 2 कार्ड को फ्लिप करेगा। अगर लेट्स अज्यूम मैंने पहला कार्ड फ्लिप करा, ये वाला, अज्यूम करते हैं ये वाला कार्ड मैंने फ्लिप कर दिया, ठीक है। इसमें जो आया लिखा हुआ वो आया मीन लिखा हुआ। अब लेट्स अज्यूम जो दूसरा मैंने कार्ड फ्लिप करा वो ये वाला आया, ये वाला करा मैंने फ्लिप। इसमें जो है वो लिखा हुआ है मीन की डेफिनेशन। तो इट मीन्स कि ये दोनों कार्ड्स मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इवेंचुअली ये दोनों कार्ड्स हैं वो फ्लिप करके रख दूंगा मैं साइड पे। ठीक है, विच मीन्स कि ये गेम से आउट हो गए कार्ड्स। अगर यहाँ पे मीन की डेफिनेशन ना लिखी होती, यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जाम्पल हिस्टोग्राम, तो इसका मतलब है कि ये मैच नहीं करा। और जब ये मैच नहीं करा, तो अब दूसरा स्टूडेंट आएगा, वो अपनी बारी करेगा एंड ही ट्राई कि यार कौन से मैच कर रहे हैं। आप लोगों को बात में ये समझ आ रही है या नहीं? मुझे बताएं प्लीज चैट बॉक्स में। तो यह जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो है स्टूडेंट्स फ्लिप 2 रैंडम कार्ड्स, 2 रैंडम कार्ड्स को फ्लिप करेंगे। इफ इट्स डेफिनेशन मैचेस द अदर वन, दे टर्न इट अराउंड। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ये वाला फ्लिप कर दिया, इसमें लिखा है आउटलायर। यहाँ पे इन्होंने ये करा फ्लिप, इसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि दोबारा ये स्टूडेंट फ्लिप करके इनको वापस रख देगा एंड देन नए स्टूडेंट की बारी आ जाएगी टू फ्लिप इट ऑल ऑल ओवर। ओके, तो एक एक करके इसको फ्लिप करेंगे एंड देन हमारे पास हो सकता है कि लेट्स अज्यूम कोई तीसरा स्टूडेंट आया, उसने फ्लिप करा पहला कार्ड, उसके पास आया लिखा हुआ बॉक्स एंड विस्कर। ठीक है, उसने एक और कार्ड फ्लिप करा, उसके पास लिखा है ये चीज, इसकी डेफिनेशन बॉक्स एंड विस्कर की। इसका मतलब है कि ये चीजें मैच कर रही हैं एक दूसरे के डेफिनेशन विद द क्या कहते हैं द नेम। तो जब ये चीजें मैच कर रही हैं ऑब्वियसली, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 कार्ड्स हैं ये निकल के गेम से बाहर हो गए। और जो बचे हुए कार्ड्स हैं अब उनसे मैच गेम खेला जाएगा। एक फ्लिप करूंगा, अगर मैच कर रहा डेफिनेशन से तो वो बाहर। फ्लिप करा, मैच नहीं करा डेफिनेशन से, तो वो दोबारा मैं अपसाइड डाउन करके रख दूंगा और अगले स्टूडेंट की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे बात आप लोगों को समझ आ रही है। एक दफा इसके स्टेप्स भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ईच टर्न द स्टूडेंट फ्लिप्स 2 कार्ड्स, दे फ्लिप अ कार्ड, देन फ्लिप अनदर कार्ड। 2 कार्ड जब फ्लिप हो जाएंगे, तो अगर दोनों कार्ड मैच कर रहे हैं तो वो गेम से बाहर हो गए, दोनों कार्ड्स जो हैं वो। लेकिन अगर वो 2 मैच नहीं करे तो वो दोबारा मैंने अपसाइड डाउन करके रख दिए और अगले प्लेयर की बारी आ गई फिर। ठीक है, तो इस तरीके से 10-10 बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड करके मैंने हर ग्रुप को एक मैंने सेट दे दिया है ऑफ दीज फ्लैश कार्ड्स, और वो इससे गेम खेलेंगे। रादर देन मैचिंग द सेम वर्ड्स, वर्ड्स को मैच नहीं करना, मतलब मीन का मैचिंग मीन से नहीं होगी। हमने क्या करा है, ताकि ऑब्वियसली कुछ लर्निंग भी हो यहाँ पे, हमने ये करा कि स्टूडेंट्स विल मैच देयर डेफिनेशंस। ठीक है, तो मीन की जो मैचिंग है वो मीन से नहीं हो रही, मीन की जो मैचिंग है वो उसकी डेफिनेशन से हो रही है, विच इज बेसिकली दी डेफिनेशन ऑफ मीन विच इज द एवरेज। ओके, तो आप लोग को ये एक्टिविटी समझ में आई है मुझे बताएं। अगर नहीं आई तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑब्वियसली जिस टीम ने सबसे ज्यादा जल्दी सारे फ्लैश कार्ड्स फ्लिप कर दिए, सबसे जल्दी जो है सारी मैचिंग कर ली, वही जीतेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, so please let me know in the chat box if this activity is clear or any question in this. Any question in this activity? Flash cards वाली। ठीक है मिस। सो अगेन ये सारे फ्लैश कार्ड्स हैं, इसके फ्लैश कार्ड्स कौन से हैं? ये सारे ये फ्लैश कार्ड्स हैं, ये आप लोग कट करके पेस्ट कर सकते हैं ऑन दीज फ्लैश कार्ड्स। यू विल प्रेजेंट दीज टू स्टूडेंट्स, अपसाइड डाउन हुए होंगे ये, स्टूडेंट्स को नजर नहीं आ रहे होंगे ये। स्टूडेंट को आपने प्रेजेंट करे, जब आपने प्रेजेंट करे एक एक करके बच्चा आएगा, एक एक करके फ्लिप करेगा। अगर वो मैच कर गया अपने वर्ड को अपने वर्ड की मीनिंग के साथ, तो ऑब्वियसली वो फ्लैश कार्ड गेम से बाहर हो गया। लेकिन अगर वो मैच नहीं करा तो स्टूडेंट वापस उसको अपसाइड डाउन फ्लिप करके रख देगा और नेक्स्ट स्टूडेंट की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे जो मैंने फ्लिप करा
और ये दोनों मैच नहीं करे इनकी डेफिनेशन, तो ऑब्वियसली मैंने इसको दोबारा से अपसाइड डाउन करके रख दिया गेम में, और मैं पीछे चले जाऊंगा, नेक्स्ट राउंड की बारी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसको फ्लिप करा, ये दोनों मैच कर गए, एक ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके साथ मैच कर रही है, तो ये जो दो कार्ड्स हैं ये गेम से आउट। बाकी जो गेम खेला जाएगा वो रिमेनिंग कार्ड से खेला जाएगा, अनलेस के आपके सारे कार्ड जब खत्म हो जाएंगे एक एक करके फ्लिप करके मैच करके, तो ये जो है गेम फिनिश हो जाएगा इवेंचुअली, एंड द टीम हु डज इट द मोस्ट क्विकली वो यहाँ के विनर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पूरा एक गेम है फ्लैश कार्ड फ्लिपिंग का। इसका जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे मैंने प्लेस भी कर दिया है, आपको खाली टेम्पलेट चाहिए है जस्ट टू कट इट आउट एंड राइट इट ऑन योर बाय योर ओन हैंड्स। अपनी राइटिंग में भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये टेम्पलेट भी मैंने लगा दिया है, बस आपको कट करके पेस्ट करना है ऑन दी फ्लैश कार्ड्स, दैट्स इट। ठीक है, तो काफी आसान सी एक्टिविटी थी। आगे चलते हैं अब चौथी एक्टिविटी के ऊपर, विच इज द लास्ट वन इन दिस। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्ड की स्टैटिस्टिक्स यूज होंगी, एक डेक ऑफ कार्ड चाहिए होगा हमें, जिसमें कि आपके पास सारे वो होते हैं, सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट्स, spades and all that. ठीक है, तो you will need a deck of cards, you will need a you will need paper and pens obviously. Students can play this individually as well, but I would suggest कि वो groups में खेलें, क्योंकि we don't have enough time in a specific lesson। तो एक लेसन के अंदर अंदर ये कराना है, तो ऑब्वियसली आप लोग चाहें तो ये ग्रुप्स में खिलवा सकते हैं। ठीक है, होगा ये कि यू विल स्टार्ट बाय हैविंग ईच स्टूडेंट ड्रॉ 7 कार्ड्स। आपने एक डेक प्रेजेंट करा स्टूडेंट को, उस डेक में से वो ऑब्वियसली शफल हुआ हुआ डेक होगा, उस डेक में से पहले तो आपने जैक्स सॉरी जोकर सारे हटा देने। ठीक है, जोकर क्योंकि हर सेट में दो होते हैं वो आपने हटा दिए, फिर गेम खेलें। आपने प्रेजेंट करा डेक स्टूडेंट्स को, उसके अंदर से स्टूडेंट जो है वो 7 कार्ड्स निकालेगा, कोई से भी रैंडम 7 कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, या तो वो स्टूडेंट से करवा लें या तो वो ग्रुप से करवा लें, वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जब 7 कार्ड्स बाहर निकाल लिए, अब लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये मेरे पास 7 कार्ड्स आए, 2 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ दिस स्पेड्स एंड 5 ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ डायमंड्स, 3 ऑफ स्पेड्स, ऑल दैट। ठीक है, जो फेस कार्ड्स होते हैं उसको हम दे रहे हैं वैल्यू ऑफ 10। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ हार्ट्स आ गया, उसकी वैल्यू 10 है। एस जो है, या जहाँ ये जो यहाँ पे बीच वाला कार्ड है, एस ऑफ हार्ट्स, इसकी जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो 1 दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ए सबसे पहले आता है, राइट। तो एस की जो वैल्यू है वो हमने 1 एज्यूम कर ली है, and बाकी जो सारे फेस कार्ड्स होते हैं लाइक क्वीन, किंग, जैक, वो सब जो है वो 10 के बराबर है। ओके, अब ये सारे कार्ड्स जो हैं मेरे पास आ गए एज ए स्टूडेंट। मैं क्या करूंगा, आगे चलते हैं, जरा आपको दिखा देता हूँ मैं। पहले जो है इसका मीन कैलकुलेट कराया जाएगा। ठीक है, जब मैंने मीन कैलकुलेट करा तो मीन में क्या होता है, बेसिकली सबको ऐड करूंगा एंड देन डिवाइड करूंगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इन सबको मैंने ऐड करा तो ये हो गया 2 + 7 + 5 + 1 + 8 + 3, वो मेरे पास 31 के बराबर आया। 31 को डिवाइड जब मैं करा 7 से तो मेरे पास 4.42 आ गया। ओके, तो एक स्पेसिफिक डेक ऑफ कार्ड में से मैंने कुछ कार्ड सेलेक्ट करे हैं, और उन कार्ड्स को चाहे मैं कोशिश करूं कि हो सकता है मैं इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, ताकि वो आगे मीडियन निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो जब मीडियन निकालूंगा तो फिर क्या होगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। एस पहले आ गया, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 7, फिर 8। जब ये मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं, अब मैं एक एक करके इसको फ्लिप करना शुरू करूंगा। क्यों, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मोस्ट मिडिल वैल्यू, राइट। तो आप लोग देखें, ये पहला कोने का दो फ्लिप हो गए। ठीक है, फिर और मजीद दो कोने के फ्लिप हुए, ये दो कार्ड फ्लिप हो गए, फिर और मजीद दो कोने के कार्ड फ्लिप हुए। तो इसका मतलब है कि जब ये सारे सारे फ्लिप हो गए एक एक करके, तो मीडियन बचा बीच का। बीच वाला जो मीडियन है वो मुझे नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ इसी सेट ऑफ कार्ड जो मैंने 7 कार्ड्स बोरो करे थे अपने टीचर से, उसी से मैंने मीन भी निकाल लिया, उसी से मैंने जो है वो मीडियन भी निकाल लिया। अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर, विच इज बेसिकली द इसको इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टूडेंट्स को आप 8 कार्ड्स भी दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ 7, क्योंकि अगर 7 कार्ड्स देंगी तो मीडियन के लिए तो मोस्ट मिडिल वैल्यू बीच वाला कार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ने 8 कार्ड्स दिए हैं स्टूडेंट्स को, तो इन दैट केस जो मोस्ट मिडिल वैल्यू है वो 2 कार्ड्स के ऊपर बेस कर रही होगी, जैसे आप देख सकते हैं
कि यहाँ जब सारे कार्ड्स को मैंने फ्लिप कर दिया तो बीच के दो कार्ड्स मेरे पास बचे, विच इज 4 एंड 5। अब इसका मीडियन निकालने के लिए मुझे इसका एवरेज लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, और फिर मीडियन निकलेगा विच इज 4.5। ओके, तो ये बेसिकली आपका कार्ड्स का गेम हो गया। इसमें जो है मोड भी निकल सकता है। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि पहले तो मोड प्रेजेंट भी हो, लेकिन अगर प्रेजेंट है मोड, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन फाइंड इट। ऑब्वियसली आप देखें यार सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ नजर आ रहा है कि यार 5 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो 5 इज द मोड इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो एक सेट ऑफ कार्ड्स था, उससे मैंने मीन मीडियन मोड निकाला। अब इसके बाद जो है हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं। अगर आप देखें रेंज क्या होती है, रेंज इज दी हाईएस्ट माइनस द लोएस्ट वैल्यू, करेक्ट। तो लोएस्ट वैल्यू क्या है, एस है, ए इज वन ऑब्वियसली, जैसे मैंने शुरू में बताया वी कंसिडर ए एज वन। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 8 है, मुझे नजर आ रही है। तो रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई 8 - 1 विच इज 7। ओके, तो एक ही सेट ऑफ कार्ड से जो मैंने बोरो करे थे अपने टीचर से, उससे मैंने मीन मीडियन मोड और रेंज, ये चारों चीजें कैलकुलेट करके निकाल ली। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी जो कि आप लोग क्लासरूम में करवा सकते हैं। एंड दिस इज पर्टिकुलरली इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास में हम लोग ने ये चार एक्टिविटीज को देखा है, इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस ऑफ एवरेजेस, जिसमें कि हमने एक तो नॉर्मल सा कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला सवाल देखा था, एंड देन वी सॉ द लॉन्च मेथड। लॉन्च मेथड क्या होता है वो आप पीछे जाके भी देख सकते हैं व्हेन आई अपलोड दिस प्रेजेंटेशन। बाकी फॉर नाउ मुझे बताएं कि इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी एम्बिग्विटी और एनी क्वेरी और एनी सजेशंस इन एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज, सो प्लीज लेट मी नो। मुझे बताएं क्या ये क्लियर है और शुड आई रिपीट इट। एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल? सर रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल। एक दफ़ा शुरू से मैं ज़रा आप लोग बता देता हूँ कि क्या हो रहा है इसके अंदर। पहली जो एक्टिविटी हमने देखी थी वो डाइस रोल एक्सपेरिमेंट था। डाइस रोल एक्सपेरिमेंट में मैं टीम्स बनाऊंगा 4 से 5 स्टूडेंट्स की, उनको मैं दो डाइस दूंगा। दो डाइस को जो है वो 20 दफ़ा रोल करेंगे। जब वो 20 दफ़ा रोल करेंगे उनके पास कुछ वैल्यूज आएंगी, करेक्ट। उन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे। हर दोनों डाइस की जो अलग अलग वैल्यूज हैं उनको ऐड करूंगा तो मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे, लाइक 7 8 6 9 10 7 5, ऑल दीज नंबर्स अप टू 20। इन सारे नंबर्स का मीन निकालूंगा, मीडियन निकालूंगा, मोड निकालूंगा। ठीक है, मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं उसको ऑब्वियसली हर स्टूडेंट वेरीफाई करेगा, टीचर चेक करेगी, इफ इट्स गुड इट्स वेल एंड गुड। फिर क्या हुआ, एक ये तो एक ग्रुप का हो गया। अब अगर क्लास में लेट्स अज्यूम 10 ग्रुप्स हैं तो इन सब का डेटा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, करेक्ट। तो इन सब का डेटा का भी मीन मीडियन मोड हर ग्रुप निकालेगी पूरी क्लास के डेटे का। एंड फिर जो है कंपेयर करा जाएगा कि यार जब एक छोटे डेटा सेट से, लाइक 20 ऑब्जर्वेशंस के डेटा सेट से, जब मैं 100 या 200 ऑब्जर्वेशंस के डेटा सेट पे जाता हूँ तो मीन मीडियन मोड के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी कराने का मकसद ये है कि स्टूडेंट को पता चले कि यार छोटे डेटा सेट में और बड़े डेटा सेट के अंदर जब ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंसेस आते हैं तो मीन मीडियन एंड मोड के अंदर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियसली आउटलायर्स भी होते हैं, जैसे 6 and 6 आ गया, दैट इज एन आउटलायर। मुश्किल होता है 6 and 6 यूजुअली आना, बट ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है फिर भी। ठीक है ना, तो ये पहली एक्टिविटी थी। देन वी सॉ स्टैटिस्टिक्स बिंगो, जिसमें कि आप लोग ने ये वर्कशीट प्रिंट करा के स्टूडेंट्स को देनी थी। इफ यू डोंट वांट टू प्रिंट इट यू कैन एक्चुअली आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर इट देमसेल्व्स। बेसिक सी वर्कशीट है, कुछ भी नहीं, बस जो है मेरे पास 12 बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं, एंड एवरी बॉक्स हैज अ सर्टेन आंसर। आंसर के नीचे मुझे डेटा सेट का नंबर लिखना होगा, यार ये इसका आंसर कौन से डेटा सेट में आ रहा है। ठीक है, तो ये डेटा सेट एक एक करके टीचर, एज अ टीचर आई विल प्रेजेंट इट टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स विल यूज दीज डेटा सेट्स टू फाइंड द मीन मीडियन मोड एंड रेंज। जब ये चारों चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी, अब फॉर एग्जांपल पहले डेटा सेट में जो मैं, जैसे मुझे मिस सितारा ने बताया कि यार इसका मीन 40 आ रहा है, तो इन द फर्स्ट डेटा, सॉरी इन द लास्ट बॉक्स आई विल राइट इट डेटा सेट 1। ठीक है, डेटा सेट 1 मैंने यहाँ पे आके लिख दिया। जो ग्रुप सारे डेटा सेट्स को इस्तेमाल करके सबसे जल्दी इस वर्कशीट को फिल आउट कर लेगा, क्लियर आउट कर लेगा, वो इवेंचुअली इसका विनर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड एक्टिविटी थी, एंड आई होप कि दिस इज क्लियर। थर्ड एक्टिविटी जो थी वो फ्लिप एंड मैच की थी, जिसमें कि ये एक मैंने एक टेम्पलेट बना दिया है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको डिफरेंटली भी बना सकते हैं, बिकॉज आई हैव गिवन यू एन एम्प्टी टेम्पलेट एज वेल। आप लोग इसको जो कट आउट करके, इसको प्रिंट करा के, इसको कट आउट करके जो है अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, इसको आपकी मर्जी है ये। ठीक है,
होगा ये कि ऐसे उल्टे अपसाइड डाउन करके जो है मैं फ्लैश कार्ड्स रख दूंगा स्टूडेंट्स के सामने, और दिल हैव टू पिक वन बाय वन ईच फ्लैश कार्ड। अगर वो नाम जो है वो उसकी डेफिनेशन के साथ मैच करता है तो वो ऑब्वियसली जीत गया, मतलब वो गेम से बाहर हो गया फ्लैश कार्ड। लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखा है, एक आउटलायर लिखा है, ये ऑब्वियसली दोनों चीजें दे डेफिनेशंस आर नॉट मैचिंग, राइट? तो इसका मतलब है कि ये दोनों दोबारा से फ्लिप करके अपसाइड डाउन करके मैं पीछे आ जाऊंगा और नेक्स्ट स्टूडेंट की बारी आ जाएगी। ठीक है, अगर 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो 10 10 10 के तीन ग्रुप्स बना के तीन सेट्स देते हैं फ्लैश कार्ड्स के। अगर 20 हैं तो दो दो ग्रुप्स के 10 10 के दो ग्रुप्स बना के दो फ्लैश कार्ड्स दे दें। इस तरीके से गेम खेलें। ओके, सो ये एक एक करके फ्लिप करूंगा। अगर मैच हो रहा है तो वो बाहर, जैसे यहाँ दो मैच हो रहे हैं तो ये बाहर हो जाएंगे। अगर मैच नहीं हो रहा तो वो दोबारा अपसाइड डाउन फ्लिप करके गेम में ही रहेगा। जिस टीम ने सबसे जल्दी इसको फ्लिप करके सबसे जल्दी फ्लैश कार्ड सॉर्ट कर लिए, इवेंचुअली वो इसका विनर कहलाएगी। ठीक है, तो इसके बाद चौथी एक्टिविटी जो हमने देखी, जो कार्ड स्टैटिस्टिक्स थी, कि यार कोई चार कार्ड्स जो है, सॉरी 7 कार्ड्स जो है वो टीचर स्टूडेंट्स को देंगी एट रैंडम। इफ द स्टूडेंट वांट्स दे कैन चूज इट देमसेल्व्स। जब 7 कार्ड्स आ गए, इट्स बेटर कि वो एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस कर दें। असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने, अच्छा यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर है इन द प्रेजेंटेशन, आई करेक्ट दिस आउट। यहाँ पे बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिखना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा दो दफा लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में। जब इसको मैंने कर दिया तो इसकी एवरेज निकालूंगा, मीन आएगा विच इज 4.42। इसका मीडियन निकालूंगा। मीडियन एक एक करके फ्लिप करेंगे कार्ड्स को, एंड देन मोस्ट मिडिल वैल्यू जो है मीडियन आ जाएगी। अगर इसको और इंटरेस्टिंग बनाए तो मैं इनको 8 कार्ड्स भी दे सकता हूँ स्टूडेंट्स को। जब 8 कार्ड्स दूंगा तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर ऑफ कार्ड्स पे जो मीडियन आता है वो डिफरेंट होता है, राइट? तो इन दैट केस मेरे पास मीडियन जो है वो इन दो कार्ड्स का एवरेज आ जाएगा विच इज 4.5। ओके, फिर इसी में जो है मैं मोड भी निकाल सकता हूँ। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो वो 5 ओवर हेयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इसी में जो है हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज इज द हाईएस्ट माइनस द लोएस्ट वैल्यू विच इज 8 माइनस 1 ओवर हेयर इन दिस केस विच इज मेक्स इट 7। वन कैसे? वन इस ऐसे के एस जो है, एस ऑफ हार्ट्स, एस की जो वैल्यू हम ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली 1। ओके, तो ये बेसिकली चार एक्टिविटीज थी मेरी तरफ से। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने तीन एक्टिविटीज मजीद डिस्कस करी थी। सो दिस मेक्स इट अ टोटल ऑफ 7 8 एक्टिविटीज इन टोटल। सो आप लोग ये सारी एक्टिविटीज क्लासरूम में ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करें, एंड लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछें। क्लास के बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, मैं ये प्रेजेंटेशंस और लास्ट क्लास की प्रेजेंटेशन भी व्हाट्सएप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे हूँ, एंड देन आई विल बी एंडिंग दिस। थैंक यू मिस, नो प्रॉब्लम। बस इन एक्टिविटीज़ को कराने का मकसद यही है ऑब्वियसली कि आप लोग ये सारी एक्टिविटीज़ अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कराएंगे, मेकिंग मैथ्स अ बिट मोर इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा हट के हम कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएं स्टूडेंट्स के। ठीक है, सो आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, कोई सवाल नहीं आया। तो आई बी कीपिंग द क्लास हियर फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक नया टॉपिक के साथ आएंगे विच इज़ मोस्ट प्रॉब्ली रेशियोज का टॉपिक। एंड उसके लिए हम मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए डिफरेंट लाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे, फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर ऑन कमिंग ट्यूसडे देन। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।